नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियोस में हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी करंट अफेयर अक्टूबर 2023 के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं, जो भी राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जिन एग्जाम्स का यहाँ पे जनवरी के बाद में यहाँ पे होना है, तो उनमें जो भी करंट जीके पूछा जाएगा, आप यकीन मान लीजिएगा इस वीडियो से आपका बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो RS मुख्य परीक्षा का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, या फिर आप कह सकते हैं पशुचर विभाग की जो अभी वैकेंसी निकाली है, या फिर आप कह सकते हैं RPSC का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जितने भी एग्जामिनेशन टीचर्स के होते हैं, उससे जो भी जीके पूछा जाएगा आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स आपको ये वीडियोस मिलने वाला है। इसमें किसी प्रकार का फालतू बातें अपन यहाँ पे इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। जो पॉइंट टू पॉइंट अपने पास में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी की चर्चा इस वीडियोस में करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, साथ ही यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, साइंस एंड टेक का पोर्शन है, आर्थिक मुद्दे हैं, ये सभी चर्चा इस पार्ट नंबर 1 में करेंगे। बाकी मुद्दे जो है अपन पार्ट नंबर 2 में करेंगे। आपको बता दूँ, राजस्थान में जो भी करंट जीके, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे वो साइंस टेक का पोर्शन हो, या फिर आप समझ सकते हैं कि आर्थिक मुद्दे हो, सभी की चर्चा अपन इस वीडियोस में कर लेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, कुछ विशेष जो अपन इसमें बात करेंगे, जिसमें G20 शिखर सम्मेलन को लेकर हम बात करेंगे, आसियान शिखर सम्मेलन को भी बात करेंगे, साथ ही वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन हाल ही में जो किया गया है उसकी भी बात करेंगे, और साथ ही अपन बात करेंगे 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया है उसकी भी अपन बात करेंगे। साथ ही शांति निकेतन होयशाल जो मंदिर है उनको भी यहाँ पे हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है, यूनेस्को भी, उसकी भी अपन बात करेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना काफ़ी चर्चा का विषय है, उसकी भी अपन यहाँ पे इस वीडियोस में बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे हाल ही में जो साइंस टेक का पोर्शन है आदित्य L1 के बारे में बात करेंगे। साथ ही जापान के द्वारा जो हाल ही में मिसाइल्स लॉन्च की गई है मून पे, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में एयरफोर्स के द्वारा जो डिफेंस सिस्टम के अंदर जो महेंद्रगिरी का लॉन्च किया गया है उसकी भी अपन बात करेंगे। दोस्तों काफ़ी इंटरेक्टिव ये सेशन होने वाला है, इसमें आपको फालतू बात बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपके पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे। काफ़ी एग्जाम पॉइंट में आप अगर इसको रिवाइज पैटर्न से देखना चाहेंगे तो भी आपको वीडियोस काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण यहाँ पे साबित होगा। दोस्तों उसके बाद में अपन एशियन कप 2023 की भी बात इसमें करेंगे, US ओपन को लेके, साथ ही 19वीं एशियन गेम्स जो चीन के होंगजाओ में यहाँ पे इनका आयोजन किया गया था उसकी अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मुद्दे की, और मैं आपको लेके चलता हूँ अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके अक्टूबर 2023 मैगजीन्स की अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इससे बाहर आपका किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो पशुचर का हो या फिर RS मुख्य परीक्षा का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, इसमें इससे बाहर नहीं जाएगा, यकीन मान लीजिएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं सबसे पहले मुद्दा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि नई दिल्ली के अंदर हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है अभी हाल ही में भारत के द्वारा किया गया। हालांकि ये सम्मेलन की अगर बात करें तो भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 सम्मेलन जो है, ये इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका प्रतिष्ठित भारत मंडपम के अंदर यहाँ पे इसका आयोजन किया गया, जिसका आयोजन 9 से लेके 10 सितंबर 2023 के बीच में इसका आयोजन हुआ। साथ ही अपन यह पहला अवसर था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट है कि आप इसमें देख सकते हैं, पहली बार ऐसा अवसर हुआ है जबकि भारत सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। थीम की हम बात करें तो थीम में आप देख सकते हैं, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसका जो है वो थीम है। एजेंडे की बात करें, G20 के अंदर जो एजेंडे होते हैं उसके अंदर कुछ मुख्य प्राथमिकताएं हैं, कुछ प्रायोरिटी हैं, वो यहाँ पे डाली गई हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटीज़ की बात करें, जिसमें हरित विकास है, साथ ही जलवायु वित्त की जिसे लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं, साथ त्वरित समावेश लचीलापन विकास की बात की गई है। साथ ही इसमें SDG पर प्रगति में तेजी लाने की बात की गई है, जो भी SDG गोल जो है हमारे पास में उसके ऊपर प्रगति की बात की गई है। उसके बाद में तकनीकी में परिवर्तन को भी यहाँ पे लेके की बात की गई है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं अनेक प्रकार की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग्स हैं, ऑटोमेटिक जो रोबोटिक्स है, इसके ऊपर भी यहाँ पे काम करने की बात की गई है। 21वीं सदी के अंदर बहुपक्षीय संस्थाएं जो शामिल की गई हैं उसको लेके भी यहाँ पे इंटरनेशनल मुद्दे को सुलझाने के लिहाज से, चाहे वो साइंस टेक का हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, या फिर आप कह सकते हो वो सांस्कृतिक हो, या फिर आर्थिक मुद्दे हो, सभी को लेके इस मंच पर यहाँ पे जो है आपस में एक पक्षीय या फिर द्विपक्षीय वार्ता यहाँ पे की जाएंगी। साथ ही महिला नेतृत्व का वाला विकास भी इसमें किया गया है। महिला सशक्तिकरण को देखते हुए ये मुद्दा इसमें भी जोड़ा गया है। काफ़ी चर्चा का विषय, काफ़ी मेंस में इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेंस में इस प्रकार के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप इस प्रकार के फॉर्मुलेशंस में इसको लिख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में हम बात करें महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इसमें क्या रही होगी, जो हाल ही में जो दिल्ली के अंदर G20 का सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया, उसकी मुख्य उपलब्धियाँ क्या रही होगी उसकी अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों उपलब्धियों की हम बात करें तो इसके अंदर हाल ही में नए जो सम्मेलन में अफ्रीका यूनियंस को यहाँ पे G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में 19 देश हैं, एक यूरोपियन
एक यूरोपियन कंट्री है, और उसके बाद में हमारे पास में एक जो है अफ्रीकन यूनियन हो गया। तो इस प्रकार से ये जो देश है ये इसमें G20 में शामिल है। उसके बाद में थोड़ी और चर्चा अगर अपन करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अफ्रीकी यूनियन 21वें अध्यक्ष जो अंजाली अशोमनी हैं उसकी रेख देख में ये किया गया, जो कि कोमोरोस के राष्ट्रपति भी यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 21वें अफ्रीका यूनियन जो है 21वें अध्यक्ष जो कि अंजाली अशोमनी इसके जो अध्यक्ष हैं अफ्रीकन यूनियंस के, और वो हालांकि वो कोमोरोस के राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ पे मेज़बानी दी गई है अफ्रीका यूनियन 21वें की। उसके बाद में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में G20 के विषय के अंतर्गत कौन सा मुद्दा चर्चा में रहा। तो इसमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जो है वो उसकी घोषणा इसके अंदर की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा इसमें की गई थी। साथ ही दिल्ली घोषणा पत्र भी इसमें शामिल किया गया। आपको बता दूं दिल्ली घोषणा पत्र में G20 देशों की जो नई दिल्ली घोषणा पत्र है उसमें रूस और यूक्रेन में तनाव को देखते हुए अनेक प्रकार की जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जिसमें धारणीय विकास है, खाद्य सुरक्षा है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यहाँ पे शुरू किया गया। साथ ही यहाँ पे यूक्रेन में युद्ध पर जो मतांतर के बावजूद यहाँ पे सदस्य जो देश हैं उसके अंदर ये घोषणा का साझा एक प्रपत्र है। तो ये आप देख सकते हैं। G20 में हमारे पास में G20 लीडर्स डिक्लेरेशंस भी यहाँ पे इसमें किया गया, जिसके अंदर हम बात करें तो गोवा रोड मैप और ट्रैवल फॉर द लाइफ कार्यक्रम का भी इसमें समर्थन किया गया। साथ ही यहाँ पे G20 अध्यक्षता में परिवर्तनीय G20 जो है उसका अगला शिखर सम्मेलन की हम बात करें तो अगला शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की अध्यक्षता में होगा, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री ने जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लुइस इशियो लुला दा सिल्वा को ये मेजबानी का जो अध्यक्ष है वो सौंप दिया है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट मुद्दे की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ट्राइब्स इंडिया यहाँ पे काफ़ी चर्चा में रहा है। ट्राइब्स इंडिया का बेसिकली मतलब ये होता है कि ट्राइब्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट्स फेडरेशन ऑफ द इंडियन लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। बेसिकली ये पवेलियंस में जो पारंपरिक जनजातीय कला हैं, कलाकृतियाँ, पेंटिंग्स हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, वस्त्र हैं, जैविक प्राकृतिक उत्पादन हैं, इस प्रकार की श्रृंखला प्रदर्शित करने की इसमें रखा गया है। इसे ट्राइब्स इंडिया कहते हैं। उसके बाद में काफ़ी चर्चा में रहा, इसमें काफ़ी जो प्रदर्शित वस्तुएं इसमें रही हैं वो भी काफ़ी चर्चा में रही हैं। उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोंगपे पॉटरी जो कि मणिपुर की फेमस है। छत्तीसगढ़ पवन बांसुरी की बात करें तो जो कि गोंड जनजाति जो कि यहाँ पे सुलूर बास की पवन बांसुरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही गोंड पेंटिंग्स, गुजरात हैंगिंग्स जो कि दाहोद में भील और पटेलिया जनजाति के द्वारा तैयार की गई। साथ ही भील ऊन के स्टोल की हम बात करें जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भूटिया और गुज्जर बकरवाल जनजातियों के द्वारा ये निर्मित की गई। साथ ही अराकू वैली कॉफ़ी की हम बात करें जो कि आंध्र प्रदेश की सुरम्या अराकू घाटी में काफ़ी स्वादपूर्ण ये एक जो है कॉफ़ी है। साथ ही राजस्थान की कलात्मक का प्रदर्शन भी इसमें किया गया है, जिसमें मोजेक लैंप है, उसके बाद अंबावाड़ी मेटल वर्क है, साथ ही मीनाकारी शिल्प है इत्यादि जो है इसमें प्रदर्शित वस्तुएं इसमें शामिल रहीं। साथ ही G20 के बारे में थोड़ी चर्चा अगर मैं आपको लेके चलूँ, थोड़ी चर्चा के बारे में अपन बात करें तो इसमें टोटल हाल ही में जो G20 है उसकी स्थापना जो है वो एशियाई वित्तीय संकट को देखते हुए वैश्विक आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही हम बात करें तो ये 19 देशों साथ ही एक यूरोपियन सदस्यता का एक इंटर गवर्नमेंटल एक मंच है, जहाँ पे इनका कोई स्थानीय सचिवालय नहीं है, एक मंच है जो कि इंटर गवर्नमेंटल है। तो उसके बाद में स्पेन की G20 का स्थायी अतिथि जो है सदस्य है वो रहा। अभी हाल ही में G20 का स्थायी जो अतिथि सदस्य है वो स्पेन है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान 20 कुल G20 की कुल जो है 220 बैठकें यहाँ पे बुलाई गई, जिसमें टोटल 60 शहर हैं देशों के उसमें इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये हमारे पास में G20 के बारे में जितना भी क्वेश्चंस थे, जितने भी MCQs हैं, आपको यहाँ से इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको GBA शॉर्ट में आप कह सकते हैं, GBA ग्लोबल बायोफ्यूल्स और अलायंस की हम बात करें। GB मतलब वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ही होता है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो भारत की ओर से हम बात करें तो इसमें 3% एथेनॉल के उत्पादन में लगभग 85% और खपत की दृष्टि से भारत जो है 81% का योगदान इसमें देता है। हालांकि इसमें जो मेन जो कंट्रीज़ हैं, जो मेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका काफ़ी
अव्वल है, प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे ब्राज़ील है जो कि 30% कंजप्शन करता है। तो इस प्रकार से इसमें ये चीज़ें हैं। साथ ही 19 देश और 12 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से पहले इसमें शामिल होने वाले सदस्य सहमत हो चुके हैं। साथ ही इसके अंदर सहमति जो है आप देख सकते हैं 19 देशों ने, साथ ही 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें सहमति अपनी दी है। हालांकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें सहमत नहीं है, इस अलायंस में इंटरेस्ट नहीं रखती। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि भारत और सऊदी अरब के मध्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया गया। आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो भारत और सऊदी अरब के अंदर जो समझौता किया गया था उसका संबंध किससे था। तो सबसे पहले आपको आंसर देना ऊर्जा क्षेत्र पे। उन्होंने दोनों मिलकर, भारत और सऊदी अरब ने दोनों ने मिलकर एक ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्होंने एक समझौता किया, जिसे हम भारत और सऊदी अरब के मध्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता कहते हैं। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के क्राउन जो हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो हैं G20 समिट के दौरान ही इसके ऊपर जो है कदम उठाया भारत के साथ में। साथ ही इन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता भी ज्ञापन किया। इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके सहयोगी की बात करें, जिसके अंदर देशों के नवीनीकरण ऊर्जा, साथ ही ऊर्जा दक्षता को लेके, हाइड्रोजन को लेके, बिजली और दोनों देशों के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी को लेके, साथ ही पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस को लेके इत्यादि जो है रणनीति इसमें तैयार की जाएंगी और इसको सहयोगात्मक एक जो ट्रीटी है उसके रूप में देखा जाएगा। उसके बाद में थोड़ी चर्चा अपन करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको बिल्कुल याद करके जाना कि हाल ही में भारत के अंदर जो रत्नागिरी है, आपने देखा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल जो है, इसके अंदर जो रत्नागिरी है महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना की जो है स्थापना की जाएगी। ध्यान रहे, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत में वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना कहाँ संचालित की जाएगी, तो आपको बताना है महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में। ठीक है, ये इससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन बन सकता है, नवीनतम भारत जो अमेरिका सहयोग पर मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता हुई है। देखिए बेसिकली हम बात करें द्विपक्षीय वार्ता की, तो द्विपक्षीय वार्ता का मतलब सिंपल सा ये होता है कि दोनों देशों के जो राज प्रमुख होते हैं या फिर दोनों देशों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर दोनों देशों के राष्ट्रपति हैं, वो आपस में एक जो मेमोरेंडम है उसको साइन करते हैं, समझौता करते हैं, उसे द्विपक्षीय वार्ता कहते हैं। तो यहाँ पे भारत और अमेरिका की हाल ही में सहयोग के ऊपर यहाँ पे वार्ता का जो है वो कार्य किया गया, जिसमें इंडिया की तरफ से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी थे और यूएस की तरफ से हम बात करें तो यूएस की तरफ से जोसेफ आर बाइडेन जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो इसमें शामिल रहे। साथ ही हम आपको बता दूं राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है राष्ट्रपति के रूप में पहली बार भारत के दौरे के ऊपर आए हैं, जो कि द्विपक्षीय वार्ता के तहत यहाँ पे भारत में नवीनतम सहयोग को लेकर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। इस द्विपक्षीय वार्ता के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, जैसे भारत में सिक्योरिटीज़ को देखने के लिए। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो संयुक्त जो सुरक्षा परिषद है उसमें 2028 और 29 में गैर स्थायी सीट के रूप में भारत उम्मीदवार यहाँ पे रहेगा, उसका भी सपोर्ट यहाँ पे यूएसए के द्वारा किया गया। साथ ही दोनों में जो सेमीकंडक्टर की आपूर्ति है, जो हाई टेक्नोलॉजी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसमें भी यहाँ पे द्विपक्षीय के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थे। साथ ही क्वांटम एगमेंट जो एक्सचेंज है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दूं हाल ही में जो क्वांटम जो एटेंगमेंट्स एक्सचेंज जो है वो बेसिकली एक मंच है जो कि हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम का आदान प्रदान करने का अवसर आपको ये प्रदान करता है। बेसिकली ये एक मंच है जो कि यूएस और भारत में जो हाई टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स हैं उसके लिए यहाँ पे आदान प्रदान करने के लिए ये सहायक होगा। रिप एंड रिप्लेस पायलट की हम बात करें, ये भी काफ़ी जो वर्ड है ये चर्चा में रहा है। बेसिकली यूएस रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम जो है भारतीय कंपनियों की भागीदारी को लेके उत्सुकता प्रकट करने के लिए अमेरिका ने ये पोर्टल लॉन्च किया गया। उसके बाद में दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट यहाँ पे रही हैं, हेल जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, और साथ ही यहाँ पे GF यहाँ पे चर्चा में रहा है। GF 414 जो है वो बेसिकली फाइटर जेट इंजन का समझौता आपस में इन कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, जिसे GEF 414 जो है वो नाम दिया गया। ये भारत में बनने वाला जो जेट है वो रहेगा, जिसमें भारत के द्वारा ये डिज़ाइन किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे GE एरोस्पेस से साथ ही हेल के बीच में भी यहाँ पे समझौता हुआ था इसी टेक्नोलॉजी को लेके, साइंस एंड टेक को लेके। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि चीन और सीरिया ने की रणनीति साझेदारी की घोषणा।
बेसिकली आपको बता दूं कि चीन जो है हमारे पास में काफ़ी एक बर्निंग इश्यूज़ में कंट्रीज़ रहती है, बार बार इसका चर्चा में किसी ना किसी मुद्दे पे यहाँ पे रहता है। तो इसके द्वारा यहाँ पे जो सीरिया के द्वारा रणनीतिक साझेदारी है उसकी घोषणा की गई। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये कंट्रीज जो हैं हमारे पास में एशिया की जो एशिया के जो पश्चिमी क्षेत्र में जो स्थित है वो हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं, जो कि मेडिटेरियन सीज को लेके यहाँ पे रेड सी के ऊपर यहाँ पे अरबियन सीज के पास में ये कंट्रीज हैं, जिसे अपन साउथ वेस्ट एशिया भी कहते हैं। हालांकि इसमें जो इसका उद्घाटन है, उसका जो आयोजन है वो चीन के होंगजाऊ शहर में किया गया। 15 दिवसीय एशियाई खेलों का आयोजन जो है 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पे किया जाएगा। हालांकि होंगजाऊ शहर जो है काफ़ी चर्चा है, जो कि चाइना में है, चीन में है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि हाल ही में जिस प्रकार से आपने देखा कि हाल ही में एशियाई गेम जो करवाए गए हैं उसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, तो चीन के होंगजाऊ सिटीज़ में किया गया था। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है कि माली, नाइजीर, बुर्किनो फासो ने हाल ही में रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपको बता दूं माली जो कि जिसकी कैपिटल जो है बमकाऊ है, उसके बाद में नाइजीर जो है इसकी कैपिटल निम्बाई है, उसके बाद में बुर्किनो फासो की जो कंट्रीज़ है वो गोंडाऊ जो है उसकी जो है कैपिटल है। कंट्रीज़ की बात करें तो आप यहाँ पे इसकी भी देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में नाइजीर है और ये हमारे पास माली है और ये हमारे पास में जो बुर्कानो है, ये वाला एक मिनट, ये वाला माली, नाइजीर और बुर्कानो ये वाला क्षेत्र है। इसके अंदर जो है आपसे समझौता डिफेंस सिस्टम पे हुआ है। इसमें हमारे पास में थोड़ी चर्चा करें तो ये 3 साहिल देश भी कहलाते हैं। इनको अगर मिला दिया जाए तो ये साहिल क्षेत्र या फिर साहिल कंट्रीज़ भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें माली, नाइजीर, बुर्किना फासो इसमें शामिल है। हाल ही में इनके ऊपर जो है जो समझौता हुआ है डिफेंस को लेके, जो कि यहाँ पे बाकामू जो कि यहाँ पे माली की राजधानी है, उसके अंदर यहाँ पे इसका पारस्परिक रक्षा समझौता का आयोजन जो है वो किया गया। इसमें लिप्टाको गोरमा चैप्टर भी यहाँ पे चर्चा में रहा। तो लिप्टाको गोरमा चैप्टर की हम बात करें तो इसमें साहिल गठबंधन को देखते हुए तीनों देशों के बीच में जो गठबंधन किया गया उसे साहिल गठबंधन कहते हैं, जिसमें माली, नाइजीर, बुर्किना फासो इसमें शामिल हैं। और इन तीनों को मिला दिया जाए तो उसको अपन साहिल क्षेत्र भी कहते हैं और उसी क्षेत्र को लिप्टाको गोरमा चैप्टर भी कहते हैं। ठीक है, आप दोनों चीज़ें याद रखें, अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है। गठबंधन में थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तीनों कंट्रीज़ को मिला के एक गठबंधन है जिसका नाम यहाँ पे साहिल दिया गया है। साहिल क्षेत्र भी बोल सकते हो इसको, आप इसको लिप्टाको गोरमा चैप्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक इसमें नेक्स्ट हमारे पास में इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखें तो ये हमारे पास में जो ये हस्ताक्षर किए गए हैं ये बेसिकली इसलिए किए गए हैं क्योंकि एक दूसरे पर अगर किसी को सैन्य आवश्यकता पड़ती है, अगर कोई बाहर की कंट्रीज इन कंट्रीज पे अगर मान लो आक्रमण कर देती है, तो ये तीनों कंट्रीज की जो आपस में सैन्य सहयोग करके उस कंट्रीज के साथ में युद्ध करने में सक्षम होंगी। तो इस प्रकार से इन तीनों कंट्रीज में ये जो समझौता है वो किया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिप्टाको गोरमा चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा, साहिल गठबंधन भी आपको समझ में आ गया। कई बार इसको साहिल क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखें। बेसिकली हम बात करें तो साहिल क्षेत्र में हमारे पास में कुछ कंट्रीज़ हैं, सेनेगल, माली, उसके बाद में बुर्किना फासो, नाइजीर, चाड, ये सभी इसमें शामिल होती हैं, जिसे साहिल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है जो ये कंट्रीज में आप देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट और दिखा दूं, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो माली और बुर्किना और नाइजीर के बीच में जो बाउंड्री टच करती है, जो सीमा टच करती है, उस क्षेत्र को हमारे पास में जो कहते हैं वो बेसिकली उसको हमारे पास में लिप्टाको गोरमा क्षेत्र कहते हैं, यानी कि वो सीमा जो टच करती है उसको लिप्टाको गोरमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास में भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने संयुक्त रूप से अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा यहाँ पे कर दी है। अंतरिक्ष में जो रॉकेट लॉन्च होगी, जो भी मिसाइल लॉन्च की जाएगी, इन तीनों का एग्रीमेंट यहाँ पे हो चुका है। भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका चारों देश इसमें शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में इसके उद्देश्य को लेकर हम थोड़ी चर्चा करें तो उद्देश्य बेसिकली प्राथमिक उद्देश्य इसके 4 जो I2U2 जो है एक स्टेटमेंट है उसके आधार पे है, जिसमें भागीदारी देशों के अंतरिक्ष आधारित अवलोकन डेटास को साथ ही उसकी क्षमताओं का उपयोग करना है, जिसके अंदर हमारे पास में नीति निर्माता हैं, संस्थान हैं, उद्यमियाँ हैं, उनके अद्वितीय जो अंतरिक्ष आधारित उपकरण है उसको विकसित करना, उसकी मानवता भलाई के लिए यूज़ करना, ये सभी इसमें शामिल होंगे। हालांकि आपको तो सिर्फ इतना याद करना है कि हाल ही में संयुक्त अंतरिक्ष की जो घोषणा है वो कौन कौन सी देशों के बीच में हुई, तो भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आसियान शिखर सम्मेलन। दोस्तों आपको बता दूं आसियान शिखर सम्मेलन में हाल ही में जो है 43वां संस्करण यहाँ पे इसमें शामिल है।
यहाँ से देखें, ये जो आसियान सम्मेलन है वो 43वां संस्करण है, जो कि 5 से लेके 7 सितंबर 2023 के बीच में जकार्ता इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वहाँ पे इसका आयोजन जो है किया गया। बेसिकली आसियान मैटर्स की हम बात करें, जो इसकी थीम जो है वो बेसिकली हमारे पास में है आसियान मामले विकास का केंद्र, ये इसकी थीम है। उसके बाद में इस आसियान को लेके थोड़ी चर्चा करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको मैप यहाँ पे दिखा रखा है। इस मैप में हमारे पास में फिलीपाइंस है, यहाँ पे सिंगापुर है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम नहीं है, थाईलैंड है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो सबसे पहले आसियान का स्थापना जब हुई थी तो ये स्थापना करने वाली कंट्रीज़ थी, ये आपस में मिलके एक आसियान कंट्रीज़ की, एक आसियान ग्रुप की, एक आसियान शिखर सम्मेलन का स्थापना की थी। और ये बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलूँ तो आसियान जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई। ध्यान रखिए, अच्छे से आप सुन लीजिएगा इसको। जो आसियान की स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक के थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई। बेसिकली स्थापना सदस्य की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड इसमें शामिल है। लेकिन बेसिकली अभी करंट की हम बात करें तो टोटल इसमें 10 देश जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये जो देश हैं, ये टोटल 10 देश जो हैं, ये 10 देश आपस में मिलके आसियान शिखर सम्मेलन यहाँ पे इनका आयोजन किया जाता है। उनके द्वारा ही ये आसियान सम्मेलन का जो है जो स्टार्ट है वो इनके द्वारा ही किया गया था। आगे हम चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। तो देखिए, इसमें 43वां जो शिखर सम्मेलन है वो दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते तनाव को लेकर यहाँ पे इस पे गठबंधन किया गया। जैसा कि आपको पता है ये चाइना सी है, काफ़ी प्रकार की यहाँ पे ट्रबल शूटिंग होती रहती है, काफ़ी प्रकार के विवाद यहाँ पे उठते रहते हैं। चाइना के द्वारा इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है, चाइना के द्वारा इलीगल जो है कॉरिडोर यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसको रोकने के लिए यहाँ पे इन कंट्रीज़ ने एक समझौता किया, जो कि आसियान कंट्रीज़ कहलाती हैं। टोटल इसमें 10 कंट्रीज शामिल हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में हम बात करें तो इसको देखते हैं यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए, संस्कृत समाज को देखते हुए 3 स्तंभ जो है इसके ब्लूप्रिंट में रखे गए कि इनके ऊपर ये कार्य जो है आपस में 10 कंट्रीज इसके ऊपर कार्य करेंगी। साथ ही यहाँ पे इसमें अगर हम बात करें तो 2026 की जो अध्यक्षता है वो फिलीपींस को यहाँ पे दी गई है, यानी कि अगला जो 2026 में जो आसियान कंडक्ट करवाया जाएगा वो फिलीपींस की अध्यक्षता में करवाया जाएगा। हालांकि अभी हम बात करें आसियान का नेतृत्व करता 2026 में म्यांमार को अपने क्षेत्र जो समूह है उसके कर्मिक अध्यक्षता संभालने का अवसर यहाँ पे नहीं दिया गया है। ध्यान रहे, म्यांमार। अक्सर पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री है जिसको हाल ही में जो है आसियान सम्मेलन में शामिल, आसियान की अध्यक्षता के लिए शामिल नहीं किया गया, तो म्यांमार सिटी है। तो दोस्तों ये हमारे पास में कुछ कंट्रीज थी जो आसियान सम्मेलन था उसके ऊपर ने चर्चा की। थोड़ी और बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिमोर लेस्ते, देखो तिमोर लेस्ते बेसिकली ये जो है आसियान भारत के समिट्स के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने तिमोर लेस्ते के अंदर एक भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा यहाँ पे की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तिमोर लेस्ते, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है तिमोर लेस्ते के अंदर हाल ही में माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय हैं इनके द्वारा तिमोर लेस्ते के अंदर नया जो है दूतावास, जो भारतीय दूतावास है वो खोला जाएगा। आप देख सकते हैं तिमोर लेस्ते इंडोनेशिया से जस्ट आपको साउथ में दिख रहा है, और यहाँ बांडा सी भी है, और ये हमारे पास में ये कंट्रीज है। आप देख सकते हैं मैप में, मैंने मैप भी आपको सामने रखा है। नेक्स्ट हमारे पास में है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जो कीवर्ड्स हैं उसके अपन बात कर लेते, चर्चा में रहते हैं। जंगरो चोरिया की हम बात करें तो जंगरो चोरिया बेसिकली एक गाँव है जिसके अंदर ग्रीस के एपिरस में माउंट पिंडोस पर पारस्परिक सुरम्य गांव का एक समूह है जिसे यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में अभी हाल ही में शामिल कर लिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीस का अभी हाल ही में जंगरो चोरिया जो है उसको हाल ही में यूनेस्को की जो विरासत है, विश्व विरासत है, उस सूची में शामिल किया गया, तो चर्चा में रहा है। जंगरो चोरिया आप देखें तो जंगरो चोरिया आपको जो कंट्रीज़ है वो ग्रीस कंट्रीज़ है, ये आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो क्षेत्र है उसके अंदर जंगरो चोरिया एक गांव है, उसको यहाँ पे हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के ऊपर पढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय करंट जीके अक्टूबर 2023 का, जो कि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी अक्टूबर 2023 की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों 1 बाय 1 अपन इसको भी यहाँ पे देखते हैं इन पॉइंट्स को। सबसे पहले 128वां संविधान संशोधन हाल ही में विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है संसद में, और इसके अंदर काफ़ी चर्चा का विषय रहा है क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस विधेयक को यहाँ पे इसमें पारित किया गया है।
हालांकि ये जो नारी शक्ति अधिनियम है ये इसका लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को पारित हो गया। इसी प्रकार से राज्यसभा में ये 21 सितंबर 2023 को पारित कर दिया गया और फाइनली राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं इनके द्वारा 29 सितंबर को अपनी मोहर लगा के इसको पारित यहाँ पे सेशन के द्वारा फाइनली कर दिया गया है। हालांकि इसमें नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है जो कि 128वां अधिनियम है, ध्यान रखें, और इसके अंदर जो है ये काफ़ी चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ये नई संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि अभी जो नई पार्लियामेंट जो भारत की बनाई गई है उसके अंदर सबसे पहला अधिनियम जो पारित किया गया है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम यहाँ पे पारित किया गया है। सबसे पहला अधिनियम है नई पार्लियामेंट का, ठीक है, तो ये आप याद रखिए। और टोटल इसकी नंबरिंग की बात करें तो 128वां ये विधेयक होगा, 128वां संविधान संशोधन है, ठीक है। आगे हम बात करें हाल ही में इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि लोकसभा में टोटल 543 अभी हाल ही में प्रेजेंट में सीटें हैं। इसके हिसाब से 181 सीटें महिलाओं की होंगी। साथ ही यहाँ पे लेजिस्लेचर जो असेंबली है जो कि राज्य की जो विधानसभा है उसके अंदर 33% महिलाओं का आरक्षण होगा। और हमारे पास में जो लोकसभा है उसके बाद में विधानसभा है राज्यों की, उसके बाद में राज्यों जो दिल्ली की विधानसभा है उसके अंदर 1/3 महिलाओं का जो है चुनाव करना अति इम्पोर्टेंट है इस संविधान संशोधन के तहत। ये भी आप इम्पोर्टेंट याद रखें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हाल ही में अगर वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में SC और ST की बात करें, हालांकि ये रिजर्वेशन SC ST का वालों का उसके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। इसमें टोटल हमारे पास में 131 संख्या यहाँ पे आरक्षित है, 131 लोकसभा की बात कर रहा हूँ। इसमें 131 जो महिला हैं वो आरक्षित है। हालांकि इसका 1/3 अगर अपन करें 1/3 करें तो 44 जो है 44 जो महिला इसमें शामिल होंगी। टोटल इसमें पुरुष और महिला 131 हैं जिसमें SC ST दोनों इसमें शामिल हैं। तो इसमें महिलाओं की सीटें जो हैं 44 सीटें जो हैं वो महिलाओं की होंगी। टोटल 131 है, इसका 1/3 अपन करेंगे तो 44 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए निकल के आती हैं। ये भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद में 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 जो है जो कि सेशन के द्वारा अभी हाल ही में पारित किया गया है, इसका जो लाभ है वो 2029 में मिलना शुरू होगा। ये भी आप याद रखें, 2029 में इसका लाभ जो है वो मिलना शुरू होगा महिलाओं के लिए। हाल ही में आपने देखा है कि 13 जो है जो राज्यसभा में उपाध्यक्षों के लिए सर्व महिला पैनल का गठन किया गया जो कि जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका शुभारंभ किया। 21 सितंबर 2023 के लिए 13 महिला राज्यसभा सदस्यों में उपाध्यक्ष पैनल के पुनर्गठन में शामिल हुई। आप स्कीम में देख पा रहे हैं, इसमें PT उषा शामिल है। साथ ही हमें नेक्स्ट हम बात करें PT उषा के बाद में एस फोंगनोन की हम बात करें, जया बच्चन है, सरोज पांडे है, रजनी अशोक राव है, पाटिल है। साथ यहाँ पे डॉक्टर फेजिया खान है, डोला सेन है, इंदु बाला गोस्वामी है, डॉक्टर कनी मोजी है, साथ यहाँ पे कविता पाटीदार है, महुआ माझी है, साथ ही कल्पना शेनी है डॉक्टर, और शुल्ता देव। ये 13 महिलाएं इसमें इस पैनल में शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के संविधान जो भारतीय अभी हाल ही में पार्लियामेंट में आपने देखा विशेष सत्र हैं अभी तक जो है 6 जो है विशेष सत्र अभी हाल ही में भारत की पार्लियामेंट में बुला लिए गए हैं, जिनका पुरानी सेशन का नामकरण जो है संविधान सदन यहाँ पे रखा गया है। तो आप याद रखें कि पुरानी जो पार्लियामेंट है उसका नाम संविधान सदन रखा गया है और अभी जो नई सेशन है उसका पार्लियामेंट नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसमें 16वीं लोकसभा के 13वें, साथ यहाँ पे राज्यसभा के 261वें जो अभी हाल ही में चल रहा है। तो इसके अंदर पहला विशेष सत्र जो है भारतीय सेशन में 6 विशेष सत्र यहाँ पे टोटल बुलाए गए, जिसमें पहला 14 से 15 अगस्त 1947 में बुलाया गया, दूसरा 14 से 15 अगस्त 1972 में बुलाया गया, तीसरा 9 अगस्त 1992 में बुलाया गया, चौथा 1947 में बुलाया गया, पांचवा 30 जून 2017 को बुलाया गया जिसमें GST लागू किया गया था। छठा जो हम बात करें जो कि नए सेशन भवन का नया एक पहला ये जो विधेयक है जिसमें नारी शक्ति वंदना अधिनियम यहाँ पे पारित किया गया है, ठीक है। ये हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ फैक्ट है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है उसको वैश्विक मान्यता दे दी गई है कि अब वो एक ग्लोबलाइजेशन स्तर पे, एक वैश्विक स्तर पे अपनी जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो यहाँ पे प्रदान कर सकता है। इसके लिए 10 वर्षों के लिए इसको इस कार्यकाल के लिए रखा जाएगा, जिसमें वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से मान्यता इसको प्राप्त कर ली गई है। तो ये भी आप याद रखें। हाल ही में आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को वैश्विक मान्यता कितने वर्ष के लिए दी गई है, तो आपको ध्यान रखना 10 वर्षों के लिए मान्यता दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है तो आपको बताना है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल्स के द्वारा यहाँ पे जो है वो दी गई है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है शांति निकेतन और होयसोल मंदिर समूह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिए गए हैं। आपको बता दूं हाल ही में जो शांति निकेतन है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है, यानी कि बंगाल में स्थित है। और होयसोल मंदिर की हम बात करें जो कि कर्नाटक के अंदर ये मंदिर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में इनको होयसोल के पवित्र मंदिर समूह के रूप में इसमें रखा गया है, जो कि वेलूर के हेलीबेड सोमनाथपुरा के होयसोल मंदिरों में यूनेस्को को विश्व हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें शांति निकेतन की, तो शांति निकेतन के बारे में थोड़ी चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। देखिए 42 टोटल अभी हाल ही में आप देख पा रहे हैं टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज है भारत में वो 42 है। और 42 के अंदर थोड़ा सा मैं यहाँ से देखें टोटल हमारे पास में अगर हम बात करें तो हमारे पास में अभी हाल ही में जो भारत के 42 विश्व धरोहर जो हैं, जिसके अंदर से 34 जो है सांस्कृतिक हैं और 7 जो है प्राकृतिक हैं, उनमें एक जो है मिश्रित संपत्ति शामिल है। साथ ही हम बात करें वर्तमान में 42वां विश्व धरोहर के साथ में भारत का विश्व में 6ठा स्थान यहाँ पे हो चुका है, यानी कि भारत विश्व में 6ठे स्थान पे आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। यूनेस्को की विश्व जो विरासत सूची है उसमें 42 भारतीय स्थलों को शामिल कर लिया गया है। और 42वां स्थल जो है सर्वाधिक जो इनमें है, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो है उस राज्य में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाल ही में अभी चर्चा में रहे शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, और कर्नाटक के अंदर होयसोल मंदिर इसमें शामिल कर लिए गए हैं। इसको मिला के यहाँ पे टोटल भारत में 42 विश्व धरोहर शामिल हो चुके हैं। थोड़ी होयसोल मंदिर की हम बात करते हैं। देखिए होयसोल मंदिर का निर्माण 12वीं से लेके 13वीं शताब्दी के बीच में किया गया, जो कि बेलूर के चिनकेश्वर हेलीपैड के केदारेश्वर, साथ ही होयसलेश्वर मंदिर सोमनाथपुरा का केशव मंदिर का उत्कृष्ट एग्जाम्पल है, स्मारक है। साथ ही आप देख सकते हैं कि इसका निर्माण जो है राजा विष्णुवर्धन है, इसके अधिकारी केतुमला शेट्टी के द्वारा ये किया गया था। तो ये थोड़ी चर्चा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शांति निकेतन की हम बात करें तो शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र टैगोर की वीरभूमि जिले बोलपुर में एक आश्रम की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1863 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रहे। और गुरुदेव रविंद्र टैगोर ने वर्ष 1901 में मात्र 5 छात्रों को लेके ये स्कूल शुरू की गई थी। वर्तमान में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता था पहले, तो शांति निकेतन, और इसका जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और उसके बाद में 1863 में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास में है 2023 के टाइम्स 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर शेपिंग द वर्ल्ड सूची हाल ही में 3 भारतीयों को शामिल करते हुए इसमें जारी की गई। पहला यहाँ पे हरमनप्रीत कौर है, नंदिता वेंकटेशन है, साथ ही विन डेनियल को शामिल इसमें कर लिया गया है। भारत की तरफ से ये 3 ही जो है इसमें शामिल है। हरमनप्रीत कौर की हम बात करें तो ये भारतीय कप्तान है जो कि हाल ही में विश्व कप के संबंधित में चर्चा में रहे। नंदिता वेंकटेशन की हम बात करें जो हाल ही में क्षय रोग से ग्रस्त रही, इन्होंने दवा के दुष्प्रभाव के कारण अपने सुनने की क्षमता खो दी थी। वेनु डेनियल की हम बात करें जो कि स्थानीय ज्ञान के प्रति सम्मान सिखाने का कार्य ये करती हैं, तो ये आप ध्यान रखें इनके बारे में। उसके बाद में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण जो है हाल ही में कर लिया गया है। आपको बता दूं विश्व का पहला जो पोर्टेबल अस्पताल है वो उसकी जो उद्घाटन है वो हाल ही में कर लिया गया है। और इसका बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें पूरी तरह स्वदेशी इस पोर्टेबल आपदा अस्पतालों को आरोग्य मैत्री क्यूब का नाम दिया गया है। ध्यान रहे, आरोग्य मैत्री क्यूब का नाम इसको दिया गया है। पोर्टेबल की हम बात करें बेसिकली तो 8 मिनट में ये कहीं भी कोई आपदा पड़ती है तो वहाँ पे 720 किलो के 36 बॉक्स में सारा सामान आ जाता है और वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश कर देते हैं। और वहाँ पे अनेक प्रकार के जो आईसीयूज़ हैं, छोटे छोटे आईसीयू हैं, वेंटिलेटर हैं, रक्त प्रशिक्षण उपकरण हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, एक खाना पकाने की स्टेशन है, भोजन पानी आश्रय सभी इसमें शामिल हैं। तो ये आपदा जो जहाँ जिस क्षेत्र में आती है उसमें ये इस्टेब्लिश तुरंत यहाँ पे 8 मिनट में तैयार किया जाता है। तो ये पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण हाल ही में विश्व के अंदर जो है विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का जो स्थापना है वो भारत के द्वारा कर दी गई है। हालांकि इसको आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। थोड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला है, आपसे पूछा जा सकता है कि BHISHM विषम का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग होता एंड मैत्री
जो है इसका पूरा नाम है, ये भी आप चर्चा में है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा। आपको बता दो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का मतलब होता है जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डायरेक्टर कोर्स यहाँ पे शुरू करने के लिए यहाँ पे इसको मान्यता दे दी गई है, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले 63वें स्थापना दिवस जो कि 1 सितंबर 2023 को माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हालांकि एनसीईआरटी की स्थापना 27 जुलाई 1961 में इसकी स्थापना एनसीईआरटी की गई थी। इसका जो वाक्य है, ध्येय वाक्य, मोटो है वो विद्या अमृत मशुन्नते, इसका जो है वो मोटो है। साथ ही एनसीईआरटी के निदेशक चेयरमैन जो है वो डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी हाल ही में इसके डायरेक्टर हैं। आगे हम चलते हैं। वीरांगना दुर्गावती के जो है बना मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती चर्चा में है, तो ये किस राज्य में स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सा नंबर का NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो घोषित की गई, तो 7वां जो है वीरांगना दुर्गावती नाम से, ये आप याद रखें। हाल ही में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, संजय डोगरी ये सभी बाघ परियोजनाएं संचालित हैं और 7वीं वीरांगना दुर्गावती इसमें शामिल है। ठीक है, स्थापना की बात करें, नौरादही अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में हुई थी। टोटल नौरादही में 12 बाघ हैं। मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभ्यारण्य हैं, जिसको मैंने अभी आपके सामने बात कर दी। और हाल ही में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 2018 में 526 थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, उसको भी लगा लेते हैं। देश में एलिफेंट कॉरिडोर की संख्या हाल ही में 150 हो चुकी है, ये भी आप याद रखें, जो कि हाल ही में भारत के हाथी गलियारे का शीर्षक वाली एक व्यापक रिपोर्ट ने जारी किया है, जो कि हाल ही में 62 नए हाथी गलियारों का खोज भी यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कर दिया है। आपको पूछेगा कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना यूपी वाराणसी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 40वां स्थान जो है वो बरकरार है। आपको बता दूं 40वां स्थान जो है भारत में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का है, जिसमें टोटल 132 कंट्री शामिल थी, उसके अंदर 132 कंट्रीज में भारत का 40वां स्थान है, जो कि विश्व बौद्धिक संगठन के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, भारत में बढ़ रही एक सींग वाले गेंडे की संख्या, स्टेट ऑफ द राइनो 2023 काफ़ी चर्चा में रहा। नामीबिया जो है जिसमें दुनिया में सबसे अधिक संख्या के कारण है, इसे जो हम कहते हैं इसे काले गेंडे का घर भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अच्छा ठीक है, काले गेंडे का घर, आपसे पूछा जा सकता है कि काले गेंडे का घर किस देश को जाना जाता है, तो नामीबिया जो है उसको काले गेंडे का घर कहा जाता है। अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो अगला हमारे पास में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे पास में है भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक्सपो केंद्र है, उसका जो यशोभूमि है का पहला चरण यहाँ पे चरण जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। आपसे पूछा जा सकता है यशोभूमि का संबंध किससे, आपको बता दूं ये एक परियोजना क्षेत्र है जिसमें 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक एक क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर, मुख्य सभागार, भव्यवास वॉल रूम, साथ ही 13 बेड के कक्ष सहित 15 सम्मेलन का कक्ष इसमें शामिल होंगे। टोटल इसमें 11,000 जो है प्रतिनिधि इकट्ठे हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है वो 17 सितंबर 2023 को भारत के अंदर लॉन्च कर दी गई है। हालांकि ये ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के कारीगर और शिल्पकारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। 18 प्रकार के पारंपरिक क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें बढ़ई, नौका निर्माता, शस्त्र साज, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार इत्यादि इसमें शामिल है। उसके बाद में ई कोर्ट परियोजना का चरण तीसरा यहाँ पे मंजूर दे दिया गया है, मंजूरी मिल गई है। विश्वनाथ घाट की हम बात करें, विश्वनाथ घाट जो है हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। ये असम राज्य में स्थित है, जो कि एक गांव जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक है, जिसका नाम है विश्वनाथ घाट। ठीक है, सांची की बात करें तो सांची हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। स्टैचू ऑफ वननेस की हम बात करें जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस का जो अनावरण है वो यहाँ पे मंदाता पर्वत पर किया गया है, जो कि स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ पे स्थित है, आपको इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में
साइंस एंड टेक का पोर्शन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्ण यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। हालांकि ये मिशन जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि PSLV XLC 57 रॉकेट से इसका जो है इसको लॉन्च किया गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया और लैग्रेंजियन बिंदु है वहाँ से इसको जो है प्रक्षेपित किया गया। बेसिकली लैग्रेंजियन जो बिंदु है वो सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरी तरह संतुलित रहती है, उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे आपकी सूर्य और जहाँ पे आपका पृथ्वी दोनों का गुरुत्वीय शक्ति जो होती है, ग्रेविटेशनल पावर जो होती है वो बैलेंस होती है, इक्वल होती है और इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होती है। उस पॉइंट को हम यहाँ पे लैग्रेंजियन बिंदु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उद्देश्य की बात को लेके चले तो ये बेसिकली शोर वातावरण में गतिशीलता, सूर्य के परिमंडल की गर्मी, सूर्य के सतह पर शोर, भूकंप, कोरोना काल, तो ये सभी जो है इसमें जो है अध्ययन इसका किया जाएगा। तो उसके बाद में 7 पेलोड्स इसमें शामिल हैं जो कि 4 सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेंगे और टोटल इसमें 7 पेलोड्स जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें VELC, SUIT, उसके बाद सोलैक्स, इस प्रकार से ये है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिशन के प्रधान वैज्ञानिक की हम बात करें तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसके शंकर सुब्रमण्यम इसके जो हैं प्रधान मिशन वैज्ञानिक है। और परियोजना के निदेशक की बात करें जो कि निगार साजी जो हैं परियोजना के निदेशक हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जापान का चंद्र मिशन मून स्पाइनर हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है, जो कि जक्षा वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं ये वाला जो है जक्षा के द्वारा चंद्रयान 3 की तर्ज पर हाल ही में जापान ने मून स्पाइनर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। मिसाइल सह गोला बारूद बोर्ज, आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ज जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी खतरनाक है। तो मिसाइल सह गोला बारूद बोर्ज LSAM 9 यार्ड 77 का लॉन्च यहाँ पे कर दिया गया है। बेसिकली इसकी हम बात करें तो ये स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रकार के सभी प्रमुख सहायक उपकरणों से लैस है, जो कि बोर्ज रक्षा मंत्रालय के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे इसका संचालन यानी कि इसको बनाया गया है। साथ ही ये भारतीय नौसेना के जहाज़ों का पोत घाट के ऊपर भारी बंदरगाहों द्वारा जो वस्तुएं लाई जाती है या ले जाई जाती है, बारूदों के परिवहन, आरोहण इत्यादि उतारने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये भी आप याद रखें। आंध्र प्रदेश के गोदावरी स्थित गुटेना देवी के अंदर इसका जो है उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट 7वां स्टील फ्रेगेट महेंद्रगिरी का लॉन्च भी हाल ही में कर दिया गया है। काफ़ी अच्छी ये फ्रेगेट है जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मझगांव के द्वारा ये बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वें स्टील फ्रेगेट महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है, जो कि 1 सितंबर 2023 को लॉन्च कर दिया गया है। युद्धपोत का नाम ओडिशा पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी के नाम पे रखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी भारी बड़ा ये जहाज़ है, शिप है। भारत को मिला पहला एयरबेस C-295, ये आपका इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है, जो कि यूरोपियन कंट्री एयरबस डिफेंस के द्वारा ये समझौता किया गया है, जिसमें टोटल अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल जो हमें यहाँ पे भारत को इसमें दिए जाएंगे C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है, इसमें टोटल 56 जो विमान है शामिल हैं भारतीय वायुसेना और एयरबेस जो कि यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन की एक कंपनीज है। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स करंट जीके के अक्टूबर 2023 के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, सिंगापुर बनी विश्व की सबसे मुफ्त अर्थव्यवस्था। देखिए बेसिकली हम बात करें सिंगापुर की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी प्रोग्रेसिव है, काफ़ी आप कह सकते हो कॉन्जिक्यूटिव टाइप की है। तो वहाँ पे दुनिया का सबसे पहला मुफ्त अर्थव्यवस्था जो है का खिताब भी इसको यहाँ पे सिंगापुर को दिया गया है। बस आपको इतना याद रखना है, पहला सिंगापुर है, फिर हांगकांग है, फिर स्विट्जरलैंड है और उसके बाद न्यूजीलैंड है। ठीक है, भारत का इसमें अभी स्थान नहीं दिया गया। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है, जिसमें 53 वर्षों के से विश्व के जो शीर्ष स्थान पर कायम है उनको यहाँ पे इसमें रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं तो हाल ही में आप देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अफीम पोस्त की खेती हेतु लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति जारी कर दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें शशिकांत दास को A+ रेटिंग का यानी कि शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा इनको मिला है। तो ये भी आप याद रखें हाल ही में किस व्यक्ति को A+ रेटिंग का जो दर्जा है वो दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है शशिकांत दास को A+ रेटिंग का दिया गया है। विंड्स हम बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि विंड्स का पूरा नाम क्या होता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए विंड की हम बात करें जो कि वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम इसका पूरा नाम होता है, जिसका बेसिकली संबंध जो है वो मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम से है, यानी कि सूचना जो है मौसम संबंधित ये प्रदान करता है।
देश का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र जो है वो गुजरात में लगाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में लगाया गया है? तो गुजरात में लगाया गया है। ठीक है, भारत के यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा भी यहाँ पे दिल्ली में कर दी गई है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो फाइनेंस को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ये एक ब्रिज है जो स्थापना जो है दिल्ली में इसकी घोषणा की गई है। तो दोस्तों हमारे पास में पार्ट नंबर फर्स्ट इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी 2023 अक्टूबर महीने की हम बात कर रहे थे। तो इसके अंदर हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, आर्थिक मुद्दे और साइंस एंड टेक के पोर्शन अपन ने इस पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। सेकंड पार्ट में जो हम बात करेंगे इसके आगे के मुद्दे की बात करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूं कि इसके अंदर अपन प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि राजस्थान से संबंधित करंट जीके को लेके, पुरस्कार सम्मान को लेके, खेल परिदृश्य को लेके, एशियाई खेलों को लेके, अद्यतन जो सामान्य ज्ञान है उसको लेके, ये सभी चर्चा अपन पार्ट नंबर 2 में करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोज़ काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आप निश्चित रहे, आप इतना भी पढ़ जाएंगे, आपके लिए काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चैनल काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन